हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको BA LLB 9th सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, सब्जेक्ट है एविडेंस यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है और आपको कौन कौन से केस है जो आपको अपने आंसर में लिखना है। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप LLB या BA LLB कर रहे हैं तो। दोस्तों, एग्जाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 में से आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, निम्न पर टिप्पणी लिखिए किन्हीं दो पर। पहला पूछा गया था हस्तलेख विशेषज्ञ। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, हस्तलेख विशेषज्ञ, इसमें एक केस लॉ भी है जो आपको लिखना था। वह केस है दोस्तों फखरुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1967 का। इस मामले में कहा गया कि हस्तलेख ऐसे व्यक्ति की गवाही से साबित किया जा सकता है जिसकी हाजिरी में वह लिखा गया है। यानी कि हस्तलेख है जो ऐसे व्यक्ति की गवाही से साबित किया जा सकता है जिसकी उपस्थिति में वह लिखा गया है और यह प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए। ऐसे साक्ष्य के पेश हो जाने पर अन्य प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इस प्रकार का साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित हो चुका है तो अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। इस सिद्धांत पर चलते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि गवाह का यह बताना कि वादी ने मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए और दूसरी चेक बुक मांगी, यह वादी के हस्तलेख का पर्याप्त सबूत है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पूछा गया था विशेषज्ञ की राय। इसे एविडेंस की धारा 45 में परिभाषित किया गया है। विशेषज्ञ की राय, इसमें एक केस भी है दोस्तों, किशन सिंह बनाम N सिंह AIR 1983 का है केस है पंजाब राज्य का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गूंगे और बहरे स्कूल के प्रिंसिपल को विशेषज्ञ की श्रेणी में रखा और उसका प्रमाण पत्र ग्राह्य किया। इसके बाद इसमें दूसरा केस भी दोस्तों आप लिख सकते हैं, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर हाई कोर्ट 1972 का एक केस है। इस केस में कहा गया दोस्तों सोने की शुद्धता के प्रश्न पर एक साधारण सुनार की राय ग्राह्य की गई। इस केस में सोने की शुद्धता के मामले में एक सामान्य सुनार की राय ग्राह्य की गई। उसके पास पुराने अनुभव थे लेकिन किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं थी, ना उपाधि थी। इसे भी साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है अनुभव के आधार पर। इसके बाद तीसरा संस्वीकृति। संस्वीकृति अपराध की स्वीकृति या जुर्म का इकबाल है। इस शब्द को अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें एक केस भी है दोस्तों पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य AIR 1952 का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संस्वीकृति या तो अपराध के बारे में की जानी चाहिए, यानी कि संस्वीकृति है जो अपराध के बारे में की जानी चाहिए, या सार रूप में अपराध का गठन करने वाले तत्वों के संबंध में अपने आप को निर्दोष बताने वाला कथन संस्वीकृति नहीं माना जा सकता। दोस्तों, इस केस को आपको इसमें लिख सकते हैं
इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा, अनुश्रुत साक्ष्य यानी कि सुनी सुनाई साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता, इस नियम के क्या अपवाद है, व्याख्या कीजिए। दोस्तों, अनुश्रुत साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई बात के बारे में सुनता है। जैसे अनुश्रुत साक्ष्य को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं, यह वह साक्ष्य है जो साक्षी की स्वयं की जानकारी का ना होकर, साक्षी की स्वयं की जानकारी का ना होकर किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किया गया होता है। अर्थात अनुश्रुत साक्ष्य वह है जिसे साक्षी दूसरे की सूचना से देता है, जिसने खुद तथ्य को घटित होते ना देखा हो ना जाना हो, बल्कि दूसरे के द्वारा जाना या समझा हो। अनुश्रुत साक्ष्य को दोस्तों इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसके अपवाद भी लिखने थे आपको। इसके अपवाद है, पहला अपवाद है सुकृति और संस्कृति, धारा 17 से 23 तक परिभाषित किया गया है। दूसरा है धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत कथन। तीसरा है पूर्व कार्रवाइयों का कथन, इसे धारा 33 में परिभाषित किया गया है। चौथा लोक दस्तावेजों का कथन, इसे धारा 35-36 में परिभाषित किया गया है। पांचवा रेस जेस्टे का सिद्धांत, इसे धारा 6 में परिभाषित किया गया है। छठवां विशेषज्ञों की पुस्तकों के कथन और सातवां धारा 8 के अंतर्गत दिया गया कथन। दोस्तों, इन 7 अपवाद है इसके अनुश्रुत साक्ष्य के, जो आपको इस प्रश्न के आंसर में लिखने थे। अगर आप इस प्रकार से अपने प्रश्न का आंसर लिखते हो एग्जाम में, तो कोई भी आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मृत्यु के समय की जाने वाली घोषणा की पुष्टि किन परिस्थितियों में आवश्यक होती है, विवेचना कीजिए। अर्थात मृत्यु के समय की जाने वाली घोषणा की पुष्टि किन परिस्थितियों में आवश्यक होती है, इसकी विवेचना आपको करनी थी। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, मृत्युकालिक कथन से संबंधित है यह प्रश्न है। इसमें आपको इसके 8 इलस्ट्रेशन है, उसके बारे में लिखना था। और इसमें आप एक केस भी लिख सकते हैं, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परेयर 1939 का यह मामला है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, सह अपराधी से आप क्या समझते हैं, उसकी गवाही विश्वसनीय क्यों नहीं होती, व्याख्या कीजिए। दोस्तों, सह अपराधी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में बताया गया है, यानी कि परिभाषित किया गया है। सह अपराधी को परिभाषा इस प्रकार है, सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करने में बराबर साथ रहता है। अर्थात सह अपराधी वह ऐसा व्यक्ति होता है, जब कोई एक व्यक्ति अपराध कर रहा है, उसके साथ जो व्यक्ति होता है, चाहे उसने अपराध किया हो या ना किया हो, वह सह अपराधी के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन उसके साथ में तो था, इसलिए उस व्यक्ति को सह अपराधी कहा जा सकता है। दोस्तों, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी सरल भाषा में समझते हैं। जैसे घूस लेना अपराध है, और जो किसी लोक अधिकारी को घूस देने का प्रस्ताव रखता है वह सह अपराधी है। और इसमें आप एक केस भी लिख सकते हैं, दद्दू बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1977 का। और एक दूसरा केस है कृष्णा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 2014। आपको चौथे क्वेश्चन में इन 2 केस को भी लिखना था और धारा 133 से अपराधी को परिभाषित करना था। इस प्रकार दोस्तों आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में,
लोक दस्तावेज एवं निजी दस्तावेज से आप क्या समझते हैं? आप एक लोक दस्तावेज को कैसे प्रमाणित करेंगे? लोक दस्तावेज को धारा 74 में परिभाषित किया गया है और निजी दस्तावेज को धारा 75 में परिभाषित किया गया है। इसमें एक केस भी है, जॉन ओरन बनाम बरदानी ओरन AIR 2018 का एक केस है। इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा परिवाद की प्रमाणित प्रतिलिपि को चिन्हित किए जाने के लिए आवेदन पत्र को लोक दस्तावेज नहीं माना गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, 6वां, विबंध की परिभाषा दीजिए। विबंध के आवश्यक तत्व क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? विवेचना कीजिए। यानी कि स्टॉपेल का अर्थ होता है किसी बात पर रोक लगाना। दोस्तों, विबंध शब्द को धारा 115 में परिभाषित किया गया है। इसके आवश्यक तत्व 3 हैं। अभिलेख द्वारा विबंध, दूसरा विलेख द्वारा विबंध और तीसरा आचरण द्वारा विबंध। इसमें आप एक केस भी लिख सकते हैं, पिकार्ड बनाम सीपस 1837 का यह मामला है। दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, 7वां, साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? साक्ष्य के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, साक्ष्य का तात्पर्य स्पष्टता, पता लगाना, निश्चित करना या साबित करना होता है। साक्ष्य वह है जिसे न्यायालय में विवादक बिंदु या तथ्य के सत्य को अभिनिश्चित करने या स्पष्ट करने के लिए विधि द्वारा विचार करने हेतु अनुज्ञात है। इसे धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निर्वचन खंड में परिभाषित किया गया है। साक्ष्य शब्द को साक्ष्य के विभिन्न रूपों का उल्लेख। दोस्तों, साक्ष्य का पहला रूप है प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए, दूसरा परिस्थितिजन्य साक्ष्य, तीसरा वास्तविक साक्ष्य और चौथा अनुश्रित साक्ष्य यानी कि सुनी सुनाई बात, 5वां प्राथमिक साक्ष्य, 6वां द्वितीयक साक्ष्य और 7वां मौखिक साक्ष्य, 8वां दस्तावेजी साक्ष्य। इस साक्ष्य के प्रकार यानी कि रूप है। इसमें एक केस भी है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण केस है, स्टेट ऑफ यूपी बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव AIR 1992 का एक केस है। इस प्रकार दोस्तों आप अपने 7वें क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे अगर आप इस प्रकार का आंसर लिखते हैं अपनी कॉपी में। इसके बाद 8वां क्वेश्चन पूछा गया, सुकृति से आप क्या समझते हैं? सामान्य साक्षी एवं विशेषण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। सुकृति को धारा 17 में परिभाषित किया गया है दोस्तों। इसमें आप केस भी लिख सकते हैं, 2 महत्वपूर्ण हैं, विश्वनाथ प्रसाद बनाम द्वारिका प्रसाद AIR 1974। दूसरा केस है भगत सिंह 1966 का मामला है। इस मामले में बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सुकृति का ग्राह्य होना विधि का नियम है, परंतु उसको क्या वजन मिलना चाहिए यह न्यायालय के विवेक कर यानी कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसके बाद आपको सामान्य साक्षी एवं विशेषण साक्षी के मध्य अंतर भी लिखना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9वां, विशेषाधिकृत संसूचनाएं कौन सी हैं? किन परिस्थितियों में विशेषाधिकार प्राप्त होने का दावा किया जा सकता है? दोस्तों, विशेषाधिकृत संसूचनाओं को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में कोई बात प्रकट करने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता।
यानी कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको प्रकट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं कि विशेषाधिकृत संसूचनाएं क्या हैं। किसी भी पत्नी से यह नहीं पूछा जा सकता कि उसके पति ने उस जांच के विषय में क्या बताया था। विशेषाधिकृत संसूचनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली वह जो प्रकट करने से सुरक्षित रखी जाती है, दूसरा वह जिनका प्रकट करना वर्जित होता है। निम्न संसूचनाओं के बारे में विधि की यह रीति है कि यदि संसूचना ग्राही व्यक्ति उन्हें प्रकट भी करना चाहे तो विधि उन्हें प्रकट करने से वर्जित करती है। विशेषाधिकार प्राप्त करने का दावा किया जाना, दोस्तों यह भी आपको लिखना था। धारा 122 से लेकर 131 तक आपको इस प्रश्न के आंसर में लिखना था। इसके बाद एक केस भी है, इसमें काफी महत्वपूर्ण केस है। राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 का यह मामला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 10वां द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा दीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है। दोस्तों द्वितीयक साक्ष्य को इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 63 में परिभाषित किया गया है। इसमें आप एक केस भी लिख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण केस है। यशोदा बनाम शोभा रानी AIR 2007। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब दस्तावेज को मूल दस्तावेज से तुलना कराने की कोई संभावना नहीं है तब दस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसके बाद आपको लिखना था इसमें उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है। इसकी दोस्तों 7 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य किया जा सकता है। पहले, मूल दस्तावेज पिति पक्षी के कब्जे में होने पर, यानी कि जो आपका मूल दस्तावेज है वह पिति पक्षी के कब्जे में है। दूसरा, मूल दस्तावेज के आश्रित दशा या अंत वस्तु को लिखित में स्वीकार कर लिए जाने पर। तीसरा, मूल दस्तावेज खो जाने पर या नष्ट हो जाने के पर, यानी कि जो प्राथमिक दस्तावेज है वह खो जाने पर या नष्ट हो जाने पर आप द्वितीयक साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद चौथा, मूल दस्तावेज को आसानी से स्थानांतरित नहीं किए जा सकने पर। पांचवा, जब मूल दस्तावेज लोक दस्तावेज हो। छठवां, जब मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि विधि द्वारा अनुज्ञात हो। इसके बाद दोस्तों सातवां, मूल दस्तावेज के अनेक लेखाओं के संगठित होने पर। दोस्तों 10वें क्वेश्चन में आपको इन 7 जिसमें द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों आप अगर एग्जाम में अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों इन 10 क्वेश्चन में से कम 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जाती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं तथा हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।